राशि, राशि कुछ तो बोल। राशि सर, देखिए, आप घबराइए मत। बताइए क्या हुआ आपके साथ। जब तक आप बताएंगे नहीं, हम आपकी मदद कैसे करेंगे? बताइए, ये सब कैसे होगा? लेडी कांस्टेबल अर्चना बोल रहा हूं। शायद उसे कुछ बता पाए। यस सर। बोलो राजश्री, क्या हुआ? किसने किया ये तुम्हारे साथ? मेरा नाम अजीत है सर। मैं राशि का भाई हूँ। क्या हुआ था? सर मालूम नहीं क्या हुआ था। मैं तो इसका लाडो सराय क्रॉसिंग बस स्टॉप पे इंतजार कर रहा था सर। हम लोग लाडो सराय में रहते हैं सर। राष्ट्रीय निजामुद्दीन दरगाह गई हुई थी। उसे आने में लेट हो गया था तो मैं बस स्टॉप पर उसका इंतजार कर रहा था। मेरी और राशि की आखिरी बात तकरीबन 9:45 के आसपास हुई थी सर। उस वक्त ही निजामुद्दीन बस स्टॉप पर ही खड़ी थी। फिर सर जब 10:30 के आसपास इसने मेरे फोन का जवाब देना बंद कर दिया तो मैं परेशान हो गया सर। रात बहुत ज्यादा हो गई थी तो मैं बस स्टॉप पर इसका इंतजार करता रहा। फिर काफी देर बाद ही आई, लेकिन बस में नहीं। राशि, 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 क्या हुआ राशि? क्या हुआ राशि? मैं समझ गया उसके साथ कुछ गलत हुआ है सर। मैंने तुरंत 100 नंबर पे फोन किया, फिर वो पीसीआर वैन आई। मैडम, मैडम क्या हुआ? बताइए क्या हुआ है? सर ये बहुत घबरा गई, कुछ बोल नहीं पा रही है। लाडो सराय क्रॉसिंग बस स्टॉप, PCR 4। एक लड़की है, हालत ठीक नहीं है इसकी। शायद कुछ हुआ है इसके साथ। फिर वो लोग हमको यहाँ लेकर आए। तब से अब तक राशि ने एक शब्द भी नहीं बोला है सर। सर उसकी इंजरी देखकर लगता है उस पर किसी ने हमला किया है। कुछ बताया उसने? एक शब्द भी नहीं। कुछ तो हुआ उसके साथ निजामुद्दीन के रास्ते पर, कहीं बस में कुछ या कुछ और बात। जब तक कुछ बोलती नहीं, कुछ भी पता कर पाना मुश्किल है। एनीवेज, मामला बहुत सीरियस है। 19 साल की राजश्री जाहिर तौर पर एक दर्दनाक हादसे से गुजरी थी। उसके साथ क्या हुआ था वो अभी तक बता नहीं पाई थी। ये साफ था कि जुर्म हुआ है, लेकिन पुलिस अभी तक ये जानने में कामयाब नहीं हो पाई थी कि क्या जुर्म हुआ है। ये जुर्म अगली सुबह तक छुपा ही रहा, जब तक राजश्री चुप रही और फिर वो बोली। हाँ राशि, बोलिए, क्या हुआ था आपके साथ? मैं निजामुद्दीन दरगाह गई थी। बहुत भीड़ थी वहां। इतनी ज्यादा भीड़, मुझे लगा कि मैं अंदर ही नहीं जा पाऊंगी। तो मैंने सोचा वापस घर चलना चाहिए। फिर मैं बस स्टॉप के लिए निकली,
रास्ते में एटीएम में अपना बैलेंस चेक किया। हेलो, हाँ जी, मैं निजामुद्दीन बस स्टॉप पर हूँ। हाँ, सीधे आ रही हूँ, ठीक है। लगता है लास्ट बस चलेगी। आपको कहाँ जाना है? लाडो सराय। हमने कोई 15 मिनट और वेट किया, फिर भी कोई बस नहीं आई। फिर उन दोनों ने एक गाड़ी को रोका। वो जाइलो थी, बस स्टॉप पर आके रुकी। बोल रहे हमें ग्रीन पार्क तक छोड़ेंगे और आगे लाडो सराय तक जाएगी गाड़ी, तुम्हें वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। चलो। मुझे लगा वो लोग लिफ्ट ले रहे हैं तो बैठना सही होगा। जब तक वो दोनों गाड़ी में साथ थे, सब कुछ ठीक ठाक था। ऐसा कुछ नहीं लगा जिस पर शक हो। सब कुछ ठीक ही लग रहा था। थैंक यू भाई साहब। अब उस आदमी के साथ अकेले गाड़ी में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सारी सड़कें भी खाली सी थी। फिर उसने अचानक एक सुनसान इलाके की तरफ गाड़ी मोड़ दी। अरे अंकल जी, ये गलत रास्ता है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, उसने गाड़ी रोक दी। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उससे लड़ने के लिए। फिर अचानक एक टेम्पो के पास आने की आवाज आई। एफआईआर रजिस्टर करो। असॉल्ट और अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज लगाओ। अनआइडेंटिफाइड पर्सन। यस। केस रजिस्टर हो गया। हालांकि पुलिस को उस आदमी की पहचान का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जिसने राजश्री पर हमला किया था। उस आदमी, उस गाड़ी को खोजकर दोषी को सलाखों के पीछे लाना कोई आसान काम नहीं था। क्या वो आरोपी आसानी से पुलिस के चंगुल में आने वाला था? वो जाइलो गाड़ी थी। गाड़ी का नंबर याद है आपको?
इतनी घबराई हुई थी कि मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। बस आखिरी के 2 नंबर ही देख सकी। बताइए। 4-3। आपने उस आदमी की शक्ल ठीक से देखी? उसका हुलिया बयान कर सकती हैं ताकि हम स्केच बना सकें? कोशिश करती हूँ। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। जी सर। गाड़ी ज़ैलो थी और लास्ट के 2 नंबर 4-3 थे। इतना क्लू काफी नहीं है। सर राशि का कहना है कि उसका बैग और मोबाइल दोनों गाड़ी में ही छूट गए थे। सर राशि का फोन अभी भी ऑन है। मतलब फोन अभी भी गाड़ी के अंदर ही है? सर वैसे ऐसा होना बहुत मुश्किल है। फोन को ट्रैक करो, हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी होगी। सर राजश्री, क्या वो आदमी ऐसे दिखता था? हाँ, लगभग ऐसे ही था। सर राशि का फोन अभी भी चालू है और लोकेशन गुड़गांव आ रही है। बहुत तगड़ा सुराग है। मुझे इस फोन की पिन पॉइंट लोकेशन चाहिए। सर मैंने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को मोबाइल नंबर रियल टाइम ट्रैकिंग पर डालने को कह दिया है। कितना वक्त लगेगा? सर मुश्किल से 10 मिनट। सर न्यू गुड़गांव, बंगला नंबर 9/151। यही गाड़ी है। जी ये सफेद ज़ैलो आपकी? जी हाँ हमारी है। मेरा मतलब मेरे हस्बैंड के नाम पे है। मनोज लालवानी। हाँ जी। आपके हस्बैंड कुछ ऐसे दिखते हैं? हाँ हाँ लेकिन बात क्या है? कहाँ आपके हस्बैंड? अंदर सो रहे हैं। आइए उन्हें। लेकिन मेरी गाड़ी की चाबी आपको क्यों चाहिए? चाबी दे रहे हो या घसीट कर थाने लेकर चलो पहले? लड़के की चेन कहाँ है? कौन सी लड़की, कौन सी चेन? क्या क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मिल गई सर। ये रही सर। ये क्या है? क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग मेरी गाड़ी में? क्यों फंसा रहे हैं आप लोग मुझे? अभी उल्टा लटकाऊंगा ना, सब सच बोल देगा।
आपको कोई गलतफहमी हुई है, कोई फंसा रहा है मुझे। देखिए, अब बोलो, कौन फंसा रहा है तुम्हें? कौन तुम्हारी गाड़ी में चीजें प्लांट कर रहा है? आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। देखिए, मैं एक इज्जतदार बिजनेसमैन हूं और सच में मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप किस लड़की, किस रेप अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। और रही बात निजामुद्दीन की, कल रात मैं निजामुद्दीन की तरफ गया ही नहीं, बल्कि मैं पूरी रात गुड़गांव में अपनी फैक्ट्री में था। गुड़गांव में कहाँ है तुम्हारी फैक्ट्री? जी हाँ, मनोज सर आज सुबह तक यहाँ फैक्ट्री में ही थे। ऐसी क्या खास बात थी कि रात भर रुकना पड़ा? एक्चुअली सर एक अर्जेंट ऑर्डर की डिलीवरी होनी थी, जिसका काम उनकी देखरेख में ही हो सकता था। रात बहुत हो गई थी, इसलिए यहीं पर रुक गए और उनका बेटा अजय भी उनके साथ ही था। सर, मेरे हस्बैंड बहुत ही रिस्पेक्टेबल आदमी है और वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। कल रात को तुम भी अपने फादर के साथ फैक्ट्री में थे? हाँ जी सर। सर हम लोग तो अभी सुबह सुबह ही घर लौटे। सर आप ऐसा कर ही नहीं सकते, जरूर कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। आई डोंट नो, मेरी गाड़ी में ये पर्स, मोबाइल, चेन कहां से आ गई। मैं तो आज ही सुबह 6 बजे घर लौटा था और गाड़ी पूरी रात मेरी फैक्ट्री के सामने पार्क थी। कोई और भी यूज करता है तुम्हारी गाड़ी? नहीं, ये गाड़ी से मैं ही चलाता हूँ। सर, सर इस आदमी को जानने वाला हर कोई इस बात की गारंटी दे रहा है कि एक इज्जतदार आदमी है। सब बोल रहे हैं कि वो उस रात फैक्ट्री में ही था और उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स में भी उस रात इसकी लोकेशन, इसकी फैक्ट्री के एरिया गुड़गांव में ही आ रही है। लेकिन वो लड़की जो बोल रही है, उसका क्या? सर वो पल्ले नहीं पड़ रहा है। उसका मोबाइल, पर्स, चेन सब गाड़ी में ही मिले। वो इसके नतीजे जानता था, इसलिए तगड़ा बहाना तैयार किया। लुक एट दिस, इतना परफेक्ट स्केच, ऐसा लगता है जैसे ये उसके सामने बैठाकर बनाया गया हो। डोंट वरी मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। पापा जल्दी निकल आएंगे इस प्रॉब्लम से। जी जी, पुलिस कोई 2 घंटे पहले आई और उन्हें लेकर गई है। उन्हें कुछ मिला है साइलो में, गाड़ी भी साथ लेकर गई है। राजश्री के साथ जुर्म हुआ था, वो दहशत में थी, सदमे में थी। उसने पुलिस को जो भी जानकारी दी, वो जानकारी पुलिस को एक ही आदमी की ओर ले जाती थी और वो था मनोज लालवानी। लेकिन मनोज लालवानी का दावा था कि उस रात वो अपनी फैक्ट्री में ही था और उसके फोन रिकॉर्ड्स भी यही साबित कर रहे थे कि वो फैक्ट्री में ही था। यही आदमी है? जी सर, यही आदमी था। आपको पूरा यकीन है ये वही आदमी है? I mean, आपको पहचानने में कोई भूल तो नहीं हो रही? मुझसे भूल कैसे हो सकती है सर? हम करीब 30 मिनट तक एक ही कार में सफर कर रहे थे। मुझे उसकी नजरें अच्छे से याद है। वो जिस तरह घूर घूर कर देख रहा था मुझे, मैं कभी नहीं भूल सकती। सर ये पक्का वही आदमी है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। यस सर, मिस राजश्री ने हमारे निजामुद्दीन एटीएम से बैलेंस चेक किया था। सर राजश्री ने एटीएम में बैलेंस चेक किया था। उसकी फोन की लोकेशन निजामुद्दीन की है और रिकॉर्ड्स में उसका अजीत से बात करना भी आ रहा है। मैंने कहा ना, मैं कल पूरी रात फैक्ट्री में ही था। मिस्टर लालवानी, झूठ बोल रहे हैं आप। आपको क्या लगता है आप बहुत पैसे वाले हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आपके झूठ को हम सच मान लेंगे या आपकी मनगढ़ंत कहानी को हम मान लेंगे? ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। राजश्री नाम है उस लड़की का, जानते हो? मैं किसी राजश्री नाम की लड़की को नहीं जानता। वो लड़की भी तुम्हें नहीं जानती?
तुम बताओ, जो तुम्हें जानती तक नहीं वो तुम्हारे खिलाफ शिकायत क्यों दर्ज करवाएगी? कल रात निजामुद्दीन से तुमने कपल और राजश्री को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। कपल उतर गया ग्रीन पार्क और राजश्री को तुम्हें लाडो सराय क्रॉसिंग पे ड्रॉप करना था, लेकिन एक अकेली लड़की को गाड़ी में देखकर तुम्हारे इरादे फिसले। तुमने लड़की के साथ फिजिकल होने की कोशिश की, लेकिन जब लड़की ने तुम्हारी एक नहीं चलने दी तुम डर गए। जब पास से टेंपो गुजरा तुमने उसे धक्का दे दिया और उसकी सोने की चेन खींच ली। लेकिन तुम ये भूल गए कि उसका पर्स और मोबाइल तुम्हारी गाड़ी में छूट गए। बहुत मुमकिन है कि कल रात सफर करते वक्त तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल नहीं था। मैंने कहा ना कि मैं निजामुद्दीन की तरफ गया ही नहीं हूं। ये जरूर कोई कहानी बना रहा है, फंसा रहा है मुझे। ये जरूर कोई साजिश है। कोई तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी साजिश जरूर है। अपने मैनेजर को समझाने के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त था। अपने बेटों से भी कुछ भी कहलवाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं था। प्लान तो बहुत परफेक्ट बनाया था तुमने, एकदम परफेक्ट। इसलिए रिलैक्स हो गए और गाड़ी से सामान उठाने की जहमत नहीं उठाई, या फिर हम तुमसे बहुत चालाक और तेज निकले, तुम्हारे सामान उठाने से पहले हम वहां पहुंच गए। राइट? क्या कहा आपने? मुझे ये लड़की को कहां ड्रॉप करना था? लगता है तुम्हारी याददाश्त वापस आ रही है। लाडो सराय क्रॉसिंग। मुझे लगता है ये अजीत नाम के लड़के की साजिश है। मेरा नाम अजीत है सर, मैं राजश्री का भाई हूं। अजीत? तुम अजीत को कैसे जानते हो? अजीत राजश्री का भाई है, तुम उसे कैसे जानते हो? मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो किसका भाई, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ उसी का किया धरा है। उसे मुझसे पुरानी खुंदक है और वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मनोज लालवानी ने अजीत की तरफ इशारा किया और कहा कि इस आदमी ने षड्यंत्र रचा हो सकता है। पुलिस चक्कर खा गई। अजीत राजश्री का भाई था और मनोज उसी की तरफ इशारा कर रहा था, जबकि पुलिस ने मनोज के सामने अजीत का जिक्र तक नहीं किया था। क्या ये इसी अजीत की रची हुई साजिश थी? और अगर थी तो कैसे और क्यों? क्या वो साहब मुजरिम पकड़ में आया क्या? हाँ, पकड़ में आया और तुम्हें अच्छे से जानता भी। मुझे यहाँ बार बार क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि हमें मामले की तह तक पहुंचना है। तुम्हारे बदन पे लगी खरोंचें, तुम्हारी बदहाल हालत, सदमे की वजह से तुम्हारा कुछ ना बोल पाना, सब कुछ परफेक्ट था। इतना परफेक्ट कि शक पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मैडम, चीजें कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हो गई थी। जिस चलती गाड़ी से आपको धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था, आपको गाड़ी याद थी? साइलो। आप इतनी सदमे में थी कि कुछ भी कह पाने की सूरत में नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको गाड़ी के आखिरी 2 नंबर याद थे, 4, 3। और वो स्केच, आपने इतना परफेक्ट हुलिया बयान किया उसका जैसे वो आपके सामने बैठा हो। थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या चक्कर है? बोलो। सर आप ये क्या बात कर रहे हैं सर? अजीत, तुम मनोज लालवानी को अच्छी तरह से जानते थे। जी जानता हूँ, लेकिन ये तो नहीं जानता था कि वो मेरी बहन के साथ ऐसा करेगा। सर मुझे तो लगता है कि वो कोई पुराना गुस्सा निकाल रहा है मेरे ऊपर। क्यों गुस्सा निकाल रहा था? हाँ? क्योंकि तुमने उसके घर में चोरी की थी, चोरी करते हुए पकड़े गए थे और उसने तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, इस बात का गुस्सा? हाँ शायद हो सकता है। अजीत, तुम अजीत को कैसे जानते हो? अजीत राजश्री का भाई है, तुम उसे कैसे जानते हो? मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो किसका भाई, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ उसी का किया धरा है। उसे मुझसे पुरानी खुंदक है और वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अजीत का तुमसे क्या लेना देना? ये अजीत जो है ये मेरे छोटे बेटे राजीव का जानने वाला है। इसने चोरी की थी मेरे घर में, जिसकी एफआईआर इसी साल जनवरी में गुड़गांव थाने में दर्ज की गई है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। यस सर, मनोज लालवानी ने अपने घर में चोरी के सिलसिले में एक एफआईआर अजीत के खिलाफ दर्ज कराई हुई है। एफआईआर के फॉलोअप का आगे क्या हुआ? सर चोरी का सारा सामान बरामद हो गया था, कैश और ज्वेलरी थी। अजीत को गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ दिया गया। अजीत के साथ साथ मनोज लालवानी का बेटा राजीव लालवानी भी इसमें शामिल था।
उसे अपने बाप से किसी बात की नाराजगी थी, तो उसी ने अपने दोस्त के साथ इस चोरी की पूरी प्लानिंग की थी। क्यों? अब आगे का सच सीधे सीधे बताओगे या तुम लोगों की थोड़ी खातिरदारी करें? सर, राजश्री दरअसल मेरी बीवी है। सर, हमारी अभी नई नई शादी हुई है। हमारे पास कोई खास काम नहीं है। अजीत तो दिहाड़ी पे काम करते हैं और मैं भी काम ढूंढ रही हूँ। हमें पैसों की बहुत जरूरत थी। सर, वो राजीव लालवानी अपने बाप से बदला लेना चाहता था, उसको सबक सिखाना चाहता था। सर ये क्या लफड़ा है सर? सर पहले पापा पर इल्जाम लगाया जा रहा था और अब भाई पर इल्जाम लगाया जा रहा है। सारी की सारी साजिश आपके भाई राजीव की ही है। इसी ने सबको गुमराह किया और झूठी कंप्लेंट दर्ज कराई। बोलो क्या साजिश है? ये झूठ का ताना बाना क्या है? बोलो, शुरू हो जाओ। मेरा बाप बहुत बड़ा कंजूस है सर। इतना बड़ा रिच बिजनेसमैन होने के बाद भी अपने बेटे को देने के लिए एक फुटी कौड़ी नहीं है उसके पास। जब भी पैसा मांगो तो सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, ये सब फिजूल खर्ची है, और खुद जितना चाहे उतना चाहे खर्च कर देता है और मैं संभल के खर्च करूं, और उसका गुस्सा तो जरा भी काबू में नहीं रहता। बस तुम्हारे इसी लाड प्यार ने बिगाड़ कर धूल बना दिया इसे। अपने घर में चोरी करने लगा। और संगत देखी इसकी, कैसे नकारा आवारा के साथ मिलकर अपने घर में डाका डालने का प्लान बनाता है। तो फिर मैं क्या करूं डैड? जब भी आपसे पैसे मांगता हूं तो एक ही चीज सुनने मिलती है, पैसे फिजूल खर्ची के लिए नहीं। बहुत मेहनत से कमाया है ये सब मैंने। तुम्हें मुफ्त में मिला है ना, इसलिए जिंदगी बहुत आसान लगती है तुम्हें। जो भी हो डैड, जिंदगी को ना कॉम्प्लिकेट कैसे करना है ये आपको बड़े अच्छे से आता है। राजीव, तूने जो किया वो गलत है, समझा? और तूने कैसे अजीत टाइप के आदमी के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी कर ली? हद है भैया। अगर जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जो भी डिमांड करते हो सब मिलता है ना तुम्हें, फिर इतने रुपयों की क्या जरूरत है? यही तो प्रॉब्लम है आपकी डैड को, हर चीज का हिसाब चाहिए। ना 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 सुन के थक गया था मैं सर। दिन भर एक ही प्रवचन सुनते रहो, ऐसा करो ऐसा ना करो, जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए, पैसे ऐसे खर्च करने चाहिए, बस पानी सर के ऊपर चला गया था सर। अरे अगर 2-4 लाख तेरे हाथ लग गए तो तेरी लाइफ सेट नहीं हो जाएगी? राजा, लाइफ तो सेट हो जाएगी, लेकिन पकड़े गए तो क्या हुआ, सोचा है कभी? तेरा तो बाप है वो, तुझे माफ भी कर देगा और घर में भी ले लेगा वापस। मेरा क्या होगा? इस बार पकड़ा गया ना, लंबा अंदर जाऊंगा मैं। देख, इस बार मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है, कुछ नहीं होगा। राजश्री निजामुद्दीन दरगाह जाएगी, एटीएम में अपना बैलेंस चेक करेगी और फिर बस स्टॉप पे वेट करेगी। सुन, 9:45 पे तुम राजश्री को कॉल करोगे और वो तुमसे बात करेगी। हेलो, हाँ जी। उसके बाद तुम 10:15 पे वापस कॉल करोगे। उसके सेल पे तुम्हारे 3 मिस कॉल्स होंगे, ठीक है? राशि का पर्स, सेल और चेन मैं कलेक्ट करूंगा। राशि के कपड़े फटे होंगे और इसकी बॉडी पे भी चोट खरोच के निशान होंगे। अजीत, अब तुम लाडोसरा क्रॉसिंग बस स्टॉप पहुंचोगे। वहाँ तुम्हें अपने बहन के इंतजार में परेशान दिखना होगा। फिर राशि वहाँ फटे हालत में पहुंचेगी और फिर तुम पुलिस को कॉल करोगे। उसके आगे क्या करना है वो तो तुम अच्छे से जानते हो। अजीत, एक सेकेंड। राजश्री, ये मेरा बाप है,
ये फोटो को ध्यान से देखो। जब पुलिस हुलिया पूछेगी तो इसका चेहरा बता देना। अच्छे से याद कर लेना है फोटो। और हाँ, याद से रास्ते में फोटो फाड़ के फेंक देना। ठीक है। चल। हाँ राजीव बोल। अजीत, राजश्री लेट सुबह तक पुलिस को कुछ नहीं बताएगी। उसे ऐसे एक्टिंग करनी है जैसे सदमे में चली गई हो। क्यों? मेरा बाप आज रात घर नहीं लौटेगा, पूरी रात फैक्ट्री में रहेगा, सुबह आएगा। तो मुझे गाड़ी में सामान रखने के लिए टाइम चाहिए। अच्छा ठीक है। और हाँ, याद रखना, राजश्री तेरी बहन है। हाँ मालूम है, शादी किए हुए 4 दिन हुआ नहीं और तूने इसको मेरी बहन बना दिया। चल चल ठीक है, तू निकल अब। अपने पिता को ऐसे कच्चे तरीके से फंसाकर बदनाम करके क्या हासिल होने वाला था तुम्हें? अगर मेरा बाप अंदर गया तो बिजनेस मेरे और मेरे भाई के हवाले, फिर मैं तुझे वही काम पे लगा दूंगा और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म। मेरा भाई मुझे अच्छे से जानता है, कभी काम पे नहीं रखेगा मुझे। एक दूसरा प्लान भी है मेरे पास। एक बार मेरा बाप फंसा तो हम उसे एक डील करते हैं। केस वापस लेने के बदले लाखों मांगेंगे। तुम तीनों को सच में लगा था कि तुम्हारा ये शैतानी षड्यंत्र कामयाब हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? और तुम राजीव लालवानी, लानत है तुम जैसे बेटे पर जो अपने बाप के बारे में ऐसा प्लान बनाता है। मेरा बेटा, मेरा अपना बेटा ऐसी घटिया हरकत कर सकता है मेरे खिलाफ? पुरानी एफआईआर रद्द कर दी गई और राजश्री के दोबारा लिए गए बयान के आधार पर एक नई चार्जशीट तैयार की गई। मनोज लालवानी का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। फिलहाल राजीव, अजीत और राजश्री तीनों ही पुलिस हिरासत में नहीं है और पुलिस अदालत में चार्जशीट दायर करने की प्रक्रिया में है। एक 19 साल का बेटा अपने पिता के खिलाफ अपना गुबार निकालने के लिए उन्हें एक वाहियात जुर्म में फंसाने की कोशिश करता है। एक नया शादीशुदा जोड़ा जो 20 की उम्र से कुछ ही ऊपर का था, उसके जुर्म का भागीदार बनता है। एक शैतानी षड्यंत्र रचा जाता है पिता से पैसे निकलवाने के लिए। जागरूक पुलिस विभाग ने केस के आते ही मुस्तैदी से काम किया। अगर जरा भी ढील बरती जाती तो उन्हें बहुत आक्रोश और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता। औरतों के खिलाफ बहुत संगीन जुर्म हो रहे थे और इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने इस जुर्म की कहानी गढ़ी थी। आज के युवाओं में पनप रही इन शैतानी हरकतों का जिम्मा क्या गिरते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के मत्थे मढ़ देने से हल निकल जाएगा? क्या वैल्यूज और समझदार समाज की बात का राग अलापते रहना सब कुछ ठीक कर देगा? बच्चों की तो छोड़िए, बहुत सारे पढ़े लिखे समझदार लोग भी जब किसी मॉल में डिस्काउंट सेल लगती है तो लाइन लगाने पहुंच जाते हैं। इन बेचने वाले बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस की मानसिकता को तो हम नहीं बदल सकते हैं, जो चाहते हैं कि हम ज्यादा और ज्यादा खर्च करें, जो हमारे अंदर हर चीज को पाने की चाह पैदा करने का कोई मौका नहीं चूकते हैं, जो हमें ज्यादा कमाने और उससे भी ज्यादा उड़ाने का हौसला देते हैं, जो हमारे सपने बदल देना चाहते हैं। वो जो बेचते हैं उसे हमारे सपनों की लिस्ट में डाल देना चाहते हैं। चाहना और चाहना, सब कुछ चाहना, हर वक्त हमेशा चाहना, पैसे कमाने और खर्च करने की भूख जगाए रखना। हर कदम पर इन सब बातों पर अंकुश रखना शायद बहुत जरूरी होता है। क्या मैं इस चीज को सच में चाहता हूं? ये सवाल करना बहुत जरूरी होता है। चाहे ये बातें कितनी ही संत महात्माओं जैसी क्यों ना लगे, लेकिन खुद से कुछ सवाल जरूरी होते ही हैं, हमेशा। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी।
1:10 की बस मिल सकती है हमें? बेटा जल्दी करो वरना छूट जाएगी। भाई वो गोली चलाई एक आदमी ने, वो ब्लैक सेंटर के पास। पुलिस को फोन करता हूं। हटो हटो हटो, आप लोग हटिए। औरत मर चुकी है। और आदमी बेहोश है सर, सांसें चल रही हैं। सर मैंने फोन किया था। कौन है ये लोग और गोली किसने चलाई? सर मालूम नहीं, मैं काम पे जा रहा था तो गोली चलने की आवाज आई। देखा तो इन लोगों पर, उस तरफ से एक आदमी इन दोनों पर गोली चला रहा था। दिन दहाड़े भोपाल के एक कोर्ट के पास गोलीबारी हुई। शिकार हुई लगभग 30-32 साल की एक औरत और उसके साथ चलता एक बुजुर्ग आदमी। कौन थे ये लोग और कौन थी वो औरत जो अब दम तोड़ चुकी थी? वो बुजुर्ग कौन था जो उसके साथ था और किसने की थी उन पर गोलियों की बौछार? सर वो गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश कर रहा था। हम लोगों को जमा होता देखकर घबरा गया और गाड़ी छोड़कर उस तरफ से भाग गया। सर गाड़ी में कोई पेपर नहीं मिला है, ये पिस्टल मिली है बस। आरटीओ से पता करो ये गाड़ी किसकी है। सर उसकी उम्र कितनी थी? जवान था, अधेड़ था, बुजुर्ग? हाइट कितनी थी? दिखने में कैसा था ये गोली चला हुआ? सर ये 30-35 साल का था, दुबला पतला सा, और चेहरे पे सर उसके 2-4 दिन की दाढ़ी थी। सर पूरा एरिया शान मारा, खाली गोली के 5 सेल्स मिले। उसने 5 गोलियां चलाई थी? सर गोली नहीं गिनी सर। पहली गोली चलते ही सर मेरी हालत खराब हो गई सर। देखा तो पहले उसने औरत को गोली मार दी सर, उसके बाद उस बुजुर्ग को। उसे पहचान सकते हो अगर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी तो? हाँ सर पहचान लूंगा। अंकित इनका नाम, नंबर, एड्रेस नोट करो। जी सर। एक गोली पीठ पे सीधी रीढ़ की हड्डी पे जा लगी है, एक सीने में और एक पेट में। ऑन द स्पॉट डेथ हुई है। अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि औरत कौन है। अब उस बुजुर्ग के क्या हाल है? खतरे से बाहर है लेकिन अभी तक होश नहीं आया है। इनके बाएं हाथ और दाएं पैर से 2 गोलियां मिली हैं। सीवियर फ्रैक्चर्स हैं। ये अभी तक सदमे में है इसलिए कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। पहले ये पता लगाना होगा कि ये दोनों हैं कौन। इनके कपड़े और सामान हमने संभाल के रखे हैं। इनकी जेब से एक पर्स भी मिला है। कैलाश नाथ शर्मा, गोविंद नगर, भोपाल। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। यस सर। सर कार का रजिस्ट्रेशन नंबर आरटीओ को दिया हुआ है, थोड़ी देर में पता चल जाए गाड़ी किसके नाम है। बुजुर्ग का नाम कैलाश नाथ शर्मा है, औरत कौन थी अभी तक नहीं पता।
कैलाशनाथ शर्मा यही रहते हैं? जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। मेरे पापा हैं वो। वो दीदी के साथ कोर्ट गए, बस आते ही होंगे। पर सर बात क्या है? हाँ हाँ, यही आंचल दीदी। पर सर हुआ क्या है? किसी ने तुम्हारे पापा और दीदी को गोली मार दी। अभी कहाँ है वो लोग? अस्पताल में। कैलाशनाथ जी खतरे से बाहर है, लेकिन बेहोश है। और आंचल की मौत हो चुकी है। आंचल के पति कहाँ हैं? दीदी अब उनके साथ नहीं रहती। वो दोनों 8 महीने पहले ही अलग हो चुके थे। तुम्हारे पिताजी और दीदी कोर्ट क्यों गए थे? आज कोर्ट में उनकी सुनवाई थी। आंचल दीदी के पति रोशन ने केस दर्ज किया था फैमिली कोर्ट में। पति का फोन नंबर? The number you have called is currently switched off. कहाँ रहता है ये रोशन? फैमिली के साथ रहता है या फिर अकेला? पंचवटी नगर में घर है उनका, वही अपने माता पिता के साथ रहते हैं वो। कोई फोटो है रोशन का? दीदी के पास जरूर होगा, मैं घर जाके चेक करता हूँ। सर 1-2 घंटे के अंदर रोशन की फोन की लोकेशन का पता चल जाएगा। दोनों अलग हो चुके हैं। पति ने पत्नी के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया। जरूर दोनों के बीच कोर्ट में ही कुछ ना कुछ हुआ। हाँ, अगर गोली उसने मारी है तो। रोशन देव बेटा है मेरा। सर मुझे सच में नहीं पता रोशन कहाँ है। उसका फोन बंद है। मैंने कहा ना आपसे, वो कोर्ट गया था, उसके बाद लौट कर आया ही नहीं। कोर्ट के बाहर रोशन की पत्नी आंचल का मर्डर हो चुका है। उसे किसी ने गोली मार दी। क्या? ये कैसे? कब? किसने मारा आंचल को? हमेशा कहे कि उसका मर्डर आपके बेटे ने किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। पहले ये तो पता चले कि आपका बेटा है कहाँ। हमारा यकीन कीजिए, हमें नहीं पता कहाँ है वो। कल सुबह जब वो कोर्ट गया था तो बड़ा परेशान लग रहा था और उसके बाद से लौटा ही नहीं। सर मैं खुद उसे कई बार फोन लगा चुका हूँ, लेकिन फोन बंद मिल रहा है उसका। हाँ सर, ये वही आदमी है। सर आई विटनेस योगराज का कहना है कि गोली चलाने वाला रोशन ही था और सर से पता चला है कि वो गाड़ी रोशन की ही थी। उसकी फोन की लोकेशन का कुछ पता चला? सर आखिरी लोकेशन कोर्ट के आसपास की थी, उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ है। ये बात साफ हो चुकी थी कि आंचल और उसके पिता कैलाशनाथ पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं, आंचल का पति रोशन ही था। ऐसा क्या हुआ था पति और पत्नी के बीच कि पति ने पत्नी की जान लेने जैसा कदम उठाया? क्या इस जुर्म की दस्तक तब तक किसी ने नहीं सुनी थी? मेरा बेटा परेशान जरूर था साहब, मगर वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। प्रकाश जी, हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि आपके बेटे ने ही अपनी पत्नी और ससुर पर गोली चलाई और तब से वो लापता है। कानून से भागकर उसकी परेशानी और बढ़ेगी और अगर आपने उसे बचाने की कोशिश की ना तो आपकी परेशानी भी बढ़ेगी। भगवान की कसम साहब, मैं कुछ भी नहीं जानता कहां है वो। अब क्या बचाऊंगा उससे? तब तो बचा नहीं सका, तब सब कुछ बिखर रहा था। मेरे बेटे ने बहुत कोशिश की साहब, आंचल को अपने बीवी बच्चों को घर लाने की बहुत कोशिश की,
समझ में नहीं आ रहा आखिर उसने ऐसा क्यों किया। ऐसा क्या हुआ था दोनों पति पत्नी के बीच, और ये कोर्ट का क्या चक्कर है? क्या बताऊं साहब, पहले इंसान के हालात बिगड़ जाते हैं और बाद में उसकी बुद्धि फिर जाती है। सही और गलत का फर्क समझ में नहीं आता, बना बनाया सब कुछ बिगड़ जाता है। दोनों में बहुत प्यार था साहब। पिछले 8 साल से हमारी जिंदगी कितनी खुशहाल थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं रिटायर्ड कॉन्ट्रैक्टर हूं, मेरे बेटे का कपड़ों का व्यापार था। पिछले 8 सालों से धंधे में अच्छी बरकत रही, मगर पिछले सालों से धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बस तब से सब कुछ बदल गया। साल का रिश्ता धंधे के एक नुकसान से कमजोर हो गया। नुकसान बढ़ा तो परिवार ही बिखर गया। रोशन जो एक अच्छा पति, अच्छा बाप था, उसके सर पे बस एक ही भूत सवार हो गया कि कारोबार को बस पहले की तरह ही चला रहा है। आज जिस आदमी को आंचल 8 साल से प्यार करती थी, अब उसी को देखकर वो निराशा में डूबने लगी। बेटा, धंधे में नुकसान हो जाता है कभी कभी। बाबूजी, अगर धंधे में नुकसान की बात होती तो अलग बात थी। यहाँ तो नौबत धंधे को बंद करने की आ गई है। तो बेटा कोई और काम ढूंढ ले। बाबूजी, इतनी जी जान लगा के, मेहनत लगा के इस बिजनेस को खड़ा किया है, ऐसे कैसे इसे डूब जाने दो? बाबूजी, मुझसे नहीं होगा, मैं सब कुछ ऐसे नहीं जाने दे सकता। रोशन, बचा क्या है जो जाने नहीं दोगे? सब कुछ खत्म हो चुका है, बस तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो क्या करूं? कोशिश कर तो रहा हूं अपने बिजनेस को दोबारा से खड़ा करने की। अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती तो कम से कम मेरा जीना तो मुश्किल मत करो। रोशन, पिछले 6 महीने से एक पैसे की भी आमदनी नहीं हुई। मैं इस घर को कैसे चला रही हूँ तुम्हें जरा भी अंदाजा है? तुम आज का वक्त देख रही हो और हम दोनों ने जो अच्छा वक्त बिताया वो भूल गई। तो तुम ही बताओ, सच्चे वक्त का क्या करूं मैं? पिछले 6 महीने से मैं और मेरे बच्चे तुम्हें दिन रात निराशा में डूबे हुए देख रहे हैं। तुम सारा दिन घर से बाहर रहते हो, भगवान जाने क्या करते हो। रोशन देखो, हकीकत से मुंह फेर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। रोशन, तुम चाहो तो एक बार फिर से नए सिरे से शुरुआत कर सकते हो। कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लो फिलहाल। मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रही हूँ तुमसे, सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाएगा फिर से। मेरा बिजनेस क्या ठप हो गया? तुम तो मुझे हर चीज में नाकाम समझने लग गई हो। रोशन, बेहतरी इसी में है कि तुम हकीकत से नजरें मिलाओ, आंखें मत चुराओ उनसे। वक्त रहते तुम्हें सब कुछ ठीक करना है। अगर इन हालात से बाहर निकलना है तो वक्त रहते निकलना है, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अपना धंधा तो खो ही चुके हो, हमें भी खो दोगे। रोशन तो बस अपने धंधे को पटरी पर लाने की धुन में पागल था। उसे नजर ही नहीं आ रहा था कि उन दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर है। आज चलिए बर्दाश्त न कर सकी और एक दिन बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई। बेटा, ऐसा मत कर, ये ठीक नहीं है। ऐसे तो हालात और बिगड़ जाएंगे। बहुत हो चुका, मैंने चुपचाप रहकर बहुत सह लिया, और अब मुझे रोशन के साथ रहने में कोई मतलब नजर नहीं आता। और जो कुछ भी चल रहा है उसका बच्चों पर और मुझ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हम मिल बैठ के बात करते हैं, रोशन को मैं समझाता हूँ। पापा, पिछले 6 महीनों से यही सब तो हो रहा है। क्या रोशन पर एक पैसे का भी फर्क पड़ा? बेटा, एक बार और कोशिश करते हैं। पापा, आपको कोशिश करनी है तो आप कर लीजिए, लेकिन मैंने अपने और
अपने बच्चों के लिए फैसला कर लिया है। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्या बच्चे सिर्फ अकेले उसके हैं, मेरे कुछ नहीं है? आंचल कहाँ है सोनू? बच्चों को लेके बाहर गई है। कहाँ गई हो? मैं कब से फोन कर रहा हूँ, उठा नहीं रही है। मना किया है आपको कुछ भी बताने के लिए। मना किया? मेरी पत्नी है वो, और वो बच्चे मेरे भी हैं। सॉरी जीजा जी, पर दीदी अब आपसे मिलना नहीं चाहती। दामाद जी, आप बेकार में परेशान कर रहे हैं मेरी बेटी को। अब पीछा छोड़िए उसका। बाबूजी, सब कुछ तो खो ही चुका हूं मैं। बस एक परिवार बचा है मेरे पास और आप कह रहे हैं उसे भी छोड़ दूं। रोशन जी, कोई सब कुछ यूं ही नहीं खोता, और आपने बचाने की कोशिश भी कहाँ की। घर को डूबता देख आप तो मुंह फेर करके बैठ गए। क्या करती मेरी बच्ची। देखिए, उसने तय कर लिया जो करना था। वो आपके घर नहीं आना चाहती। एक बार आप मुझे उससे मिलने का मौका दीजिए। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उसको समझाना चाहता हूँ। वो ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते? आप मुझे मिलने दीजिए। हम दोनों ने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है साथ में। आप ही ने उजाड़ दी रोशन जी। आंचल, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आंचल, घर लौट चलो। आंचल, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारे बिना और बच्चों के बिना मैं नहीं जी सकता। आंचल, मेरी बात सुनो, तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती रोशन? क्या कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ? तुम्हें जो बर्बादी करनी थी वो तुम कर चुके। अब मैं अपना और अपने बच्चों का भविष्य बचा रही हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ रोशन। सर, जिस रिवॉल्वर का इस्तेमाल रोशन ने किया है वो प्रकाश देव के नाम से रजिस्टर्ड है। प्रकाश जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको इस बात का अंदेशा था कि आज आपका बेटा रोशन अपनी पत्नी का खून करने वाला है? आपकी पिस्तौल उसके पास थी। कोर्ट जाते वक्त वो उसे अपने साथ लेकर गया। पिस्तौल उसने कार में रखी इस इरादे से कि जब उसकी पत्नी आंचल कोर्ट से बाहर निकलेगी वो उस पर गोली चला देगी। मेरी गन नहीं है। मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे सच में नहीं पता रोशन कब ले गया। सुबह से बहुत परेशान था, कोर्ट जाने के लिए निकला था, मगर ये कभी नहीं सोचा था कि वो ये सब कर देगा। बेटा लड़ झगड़ के आंचल बच्चों को वापस लाने की कोशिश मत करो। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। लड़ना है तो वक्त से लड़ो, अपनी जिंदगी को हाथ में लो। खुद की गाड़ी पटरी पे आ जाएगी तो बीवी और बच्चे अपने आप घर वापस आ जाएंगे। पापा, आंचल मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे बेटे ने अपनी पत्नी को मार डाला, अपने बच्चों की मां की जान ले ली। हेलो सर। जी सर, थैंक यू सर। कैलाशनाथ जी को होश आ गया है। डॉक्टर कहना है कि वो बात कर सकते हैं। सुबह हम दोनों कोर्ट गए थे।
रोशन हमसे बहुत पहले कोर्ट आ चुका था। ऐसा कुछ होगा सोचा भी नहीं था। 23 जून 2013 को फैमिली कोर्ट में रोशन और आंचल के बीच समझौते के लिए पेशी थी। ये केस रोशन ने सेक्शन 9 के दाम्पत्य अधिकारों की वापसी यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के तहत दर्ज करवाया था। जब पति या पत्नी में से कोई भी एक शादी को छोड़कर चला जाता है और दूसरा व्यक्ति उसके इस फैसले को नहीं मानता, तो इस मामले को सुलझाने के लिए कोर्ट दोनों पक्षों की बात सुनती है। जिस भी पक्ष ने शादी से बाहर निकलने का फैसला किया है, उसे अपने फैसले की वजह कोर्ट को बतानी होती है और उसी के आधार पर कोर्ट दूसरे पक्ष के अधिकारों पर डिसीजन लेता है। उस दिन कोर्ट में कुछ ऐसा ही होना था। मैडम, आंचल मेरी पत्नी है, मेरी दोनों बेटियों राशि और अंजलि की मां, जो अचानक मुझको छोड़ करके चली गई। मैडम, हमारी शादी को 8 साल हो गए। इन 8 सालों में हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा वक्त देखा। मैडम, मैंने कभी भी अपनी पत्नी या अपने बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाया, कभी किसी तरह की कोई सख्ती नहीं की। मैं मानता हूं कि आज मुझको बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन पिछले 1 साल से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लगातार कोशिश कर रहा हूं कि मेरा बिजनेस वापस वैसा ही हो जाए जैसा था। इसके और मेरे रिश्ते को वापस वैसा ही कर दूं जैसे थे। मगर मेरी पत्नी मेरे हालात को नहीं समझ रही। मुझे मेरी पत्नी और मेरे बच्चे वापस चाहिए मैडम, वापस चाहिए। मिसेस आंचल, आप अपने पति के घर वापस क्यों नहीं जाना चाहते हैं? मैडम, पिछले 1 साल से मैंने अपने पति के साथ सिर्फ और सिर्फ परेशानियों का ही सामना किया है। बात बुरे वक्त में साथ छोड़ने या साथ निभाने की नहीं है, बात बुरे वक्त में बुरे वक्त को बदलने की कोशिश करने की है। लेकिन मेरे पति, इनके सर पे अपने उजड़े हुए बिजनेस को वापस खड़ा करने का जुनून सवार है। वो बिजनेस जिसमें कोई गुंजाइश ही नहीं, जिसमें कोई आमदनी नहीं। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूं? सारा दिन मेरे पति घर से बाहर रहते थे, उस बिजनेस को खड़ा करने की उधेड़-बुन में। मैंने इनसे कई बार कहा कि कोई नया काम कर लो, नया बिजनेस कर लो या कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो, लेकिन इन्होंने मेरी कभी कोई बात नहीं मानी। मैडम, मैंने अपना घर 6 महीने पहले छोड़ा था, लेकिन इन 6 महीनों में इन्होंने सिर्फ मुझे वापस आने के लिए परेशान ही किया। ना कोई नया बिजनेस किया और ना ही कोई नौकरी करने की कोशिश की। इनके पास अपने बच्चों या अपने परिवार को पालने के लिए कोई जरिया नहीं। मुझे अपनी और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है मैम, मैं मानती हूँ। इन्होंने कभी हम पर हाथ नहीं उठाया, ना ही कभी कोई सख्ती की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं चुपचाप बैठी रहूं और उस वक्त का इंतजार करूं कि ऐसी कोई हरकत करेंगे तब जाकर मैं कोई कदम उठाऊंगी। और ऐसे हालात होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि इन्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं है कुछ करने की, ना ही अपनी आमदनी का जरिया बनाने की। बस अपने पुराने दिनों को ही रोते रहते हैं। मैम, मैं सच कहूं तो 6 महीने पहले भी मैंने अपना या अपने बच्चों का भविष्य इनके साथ जुड़ा हुआ नहीं पाया था, और ना ही अब पाती। मैं अपने पति के घर वापस जाना नहीं चाहती। हमारे अच्छे वक्त में तो तुमने मेरे किसी भी फैसले पर कोई सवाल नहीं खड़ा करा। आज हमारा बुरा वक्त क्या आ गया, तुम्हें मेरे हर छोटी चीज पर सवाल खड़ा करना। क्या हुआ अगर मैं आज नाकाम हूं? कल मैं दोबारा कामयाब नहीं होऊंगा। बजाय इसके कि तुम मुझे मेरे बुरे वक्त से उबारो, मेरी मदद करो, तुम तो मुझे और दलदल में ढकेल रही हो। मुझसे मेरे जिंदा रहने की वजह छीन रही हो, मुझसे मेरे बच्चे छीन रही हो। और ये आदमी और इसका बेटा हम दोनों के रिश्ते को सुधारने के बजाय उसको और बिगाड़ रहे हैं। हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर रहा है, एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। मैडम, मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए, मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए मैडम, चाहे कुछ भी हो। मिस्टर रोशन, काम डाउन प्लीज। नहीं मैडम, मुझे आपका कोई और फैसला मंजूर नहीं होगा। मुझे मेरा अगर इसी तरह आपने ऊंची आवाज में बात की तो मजबूरन मुझे आपको बाहर निकलवाना होगा। ये अदालत इस केस की सुनवाई 24 जून को करेगी और आंचल, आपको अपने पति के घर न लौटने की वजह कोर्ट में लिख कर देना होगा। थैंक यू मैम। आंचल और मैं कोर्ट रूम से निकल के बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। बिल्कुल पता नहीं था कि रोशन हमारा पीछा कर रहा है।
सर, उसका फोन अभी भी बंद आ रहा है। सिंह, उसके घर के बाहर निगरानी बढ़ा दो। उसके पिता के फोन को ट्रैकिंग पर डाल दो, हो सकता है वो दूसरा फोन इस्तेमाल कर रहा हो। और अपने सारे खबरियों को उसको फोटो दे दो। वो अपनी पत्नी का खून करके भागा है, जिसे वो अपने घर वापस लाना चाहता है। हम भी देखते हैं वो अब कब तक भागेगा। बेटा अंजलि, राश, कुछ खा लो बेटा। मामा, हमें मम्मी के पास जाना है। हाँ रोशन, हाँ बोल यार, कहाँ है तू? कौन बोल रहा है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं कांस्टेबल खुराना बोल रहा हूँ, चौक थाने से। हाँ जी साहब, क्या बात है? ये रोशन का ही नंबर है ना? हमें तुम्हारा नंबर इस सेल फोन से मिला है। इसमें और कोई भी नंबर सेव नहीं है, लेकिन आखिरी फोन तुमको किया गया था 21 जून को। जी हाँ, ये मेरे दोस्त रोशन देव का फोन है। क्यों, क्या बात है? हमें कोई 9:30 बजे फोन आया था। एक आदमी वहां से गुजर रहा था, उसने खबर दी। जी हाँ सर, यही रोशन है। मैं कल से इसे फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका फ़ोन ही बंद आ रहा था। इसने अपनी पत्नी का खून किया है। मुझे कल पुलिस का फ़ोन आया था। उसने 21 जून को मुझसे फ़ोन पर बात की थी। बेहद परेशान था वो, और उसकी पत्नी बच्चों को साथ लेकर उसे छोड़कर चली गई। दोस्त था मेरा, बहुत समझाया कुछ और काम कर ले, बस इस सिचुएशन को हैंडल कर, बाद में डूबे हुए बिजनेस को आगे बढ़ाना। पर वो सुने तब ना। और फिर जब उसकी बीवी बच्चों को साथ लेकर उसे छोड़कर चली गई, उसके बाद तो बिल्कुल हार गया। बहुत चाहता था अपनी बीवी, बच्चों से भी बहुत प्यार करता था। सर, हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। आईपीसी 302 के तहत आंचल देव की हत्या और आईपीसी 307 के तहत उसके पिता की हत्या की कोशिश। सर, इनमें आरोपी है रोशन देव, और सर जहांगीराबाद थाने के आत्महत्या का पीड़ित भी वही रोशन देव है। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट फाइल करो, कोर्ट भेजनी पड़ेगी। रोशन ने अपनी पत्नी आंचल का खून करके अपनी भी जान ले ली। वो पत्नी और बच्चों से अलग होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। आंचल तब तक रोशन के पास नहीं जाना चाहती थी जब तक वो बर्बाद हो चुके व्यापार को फिर से खड़ा करने के जुनून से बाहर नहीं आ जाता और कहीं नौकरी नहीं कर लेता। और रोशन ना वो निराशा से बाहर आने के लिए राजी था और ना ही ये मानने को कि कारोबार फिर से खड़ा नहीं हो सकता। आखिरकार जो अपना सब कुछ खो चुके थे वो थे उन दोनों के 2 मासूम बच्चे। वो अपने माँ बाप दोनों खो चुके थे। कौन तय करे कि कौन सही और कौन गलत, बल्कि ये तय करना भी गलत होगा। ये तो एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें सभी को बस हार ही मिली। कई बार हालात हमें हार मान लेने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे में अगर लड़कर उबरने की कोशिश की जाए तो हर मुश्किल पार हो सकती है। और हालात का सामना करने की ताकत खुद में ना हो
तो मदद के लिए हाथ बढ़ाने में ही समझदारी है। क्या रोशन और आंचल की परेशानियों का किसी और तरह से समाधान नहीं हो सकता था? अगर वो किसी काउंसलर की मदद लेते तो, किसी और से अपनी समस्याओं के बारे में बात करते तो, काश उन्हें कोई समझा पाता कि उनके बच्चों को उन दोनों की कितनी जरूरत है। दूर से देखने पर औरों की परेशानियां शायद आसान लगती हैं, लेकिन मुश्किलों का पहाड़ किसी पर ऐसे टूट पड़े तो यह कहना बहुत मुश्किल है कि जिंदगी क्या रुक लेगी और कौन सी समस्या किसके लिए मुश्किल बन जाएगी। ऐसे में समझदारी से, शांति से हालात का सामना करना बहुत जरूरी है। एक रिश्ते का कितना दुखद अंत, वो भी तब जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। आंचल चाहती थी कि रोशन खुद को बदले, कोई नया काम करे, और रोशन की जिद थी कि आंचल घर वापस लौट आए। दोनों के बीच का सहमति का पुल टूट चुका था। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।